डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर 11.2 पोलर प्लॉट गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग पोलर प्लॉट, जिसमें हम ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन को देखेंगे। तो इसको बड़े गौर से समझिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग पोलर प्लॉट, क्योंकि जब ये टॉपिक समझ आ जाएगा तो हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन को भी इजीली समझ पाएंगे रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द पोलर प्लॉट। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी इन पोलर प्लॉट। द फ्रीक्वेंसी at which the magnitude of transfer function frequency response transfer function is equal to 0 dB is called gain crossover frequency। के 0 dB लाइन पर, जो 0 dB लाइन हम बॉडी प्लॉट में देख चुके हैं, उस 0 dB लाइन पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन आता है उसको हम कहते हैं कि ये क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है गेन की, और इसकी वैल्यू बॉडी प्लॉट में dB में होती है। लेकिन पोलर प्लॉट में ऐसा नहीं होगा। इन पोलर प्लॉट वी आर नॉट यूजिंग dB वैल्यूज। ठीक है। सो g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 जब होता है, तो करस्पॉन्डिंग टू 0 dB एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा फ्रॉम पोलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगी, तो हम यहां देखेंगे इसको। नाउ हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन पोलर प्लॉट हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि बॉडी प्लॉट में जब मैग्नीट्यूड 1 था तो उसका हम जब लॉगरिथम लेते थे तो हमारे पास 0 dB वैल्यू आती थी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इन पोलर प्लॉट वी आर नॉट यूजिंग द dB वैल्यूज। सो नाउ हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन पोलर प्लॉट हैविंग m इज इक्वल टू 1। तो कंसीडर करते हैं दिस फिगर को। कंसीडर पोलर प्लॉट शोन इन दिस फिगर। टू गेट अ पॉइंट m is equal to 1, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 1। ठीक है, तो इसको हम यूनिट सर्कल भी कह सकेंगे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल में 1 होगी एंड वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो यूनिट सर्कल, ठीक है, जो हमारे पास आएगा यूनिट रेडियस सर्कल, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -1 प्लस j0। don't have any component of this imaginary value, only have one component, that one is -1। so इस -1 पर हम देख रहे हैं कि एक यूनिट सर्कल जो है उसको स्केच कर लिया है। ठीक है, यहां पर एक यूनिट सर्कल बन चुका है। द पॉइंट वेयर दिस सर्कल इंटरसेक्ट्स पोलर प्लॉट इज द पॉइंट P। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहा है पोलर प्लॉट इस यूनिट रेडियस सर्कल के। ठीक है, तो इस पॉइंट P को हम कहेंगे कि ये करस्पॉन्डेंस करता है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 1। ठीक है, दिस इज 1। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दैट वन इज द ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी, मीन्स गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो कंसेप्ट दोबारा समझ लें कि यूनिट रेडियस सर्कल पर, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है। आप देख रहे हैं दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज ओमेगा 0 एंड हियर इज ओमेगा इंफिनिटी। दिस इज अ टर्मिनेटिंग पॉइंट एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले देखें आप, जो पहला पॉइंट इसको टच कर रहा है यूनिट रेडियस सर्कल को, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड P एंड दिस इज द ओमेगा जी सी। तो इसको गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और यहां पर हम देखें एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि हम ये कह रहे हैं कि ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी आएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट जब आएगा क्यू का, ठीक है, उसको हम फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये पहले इसकी बात कर लें कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। नाउ ओमेगा पीसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी
is the frequency at which angle of g of j omega h of j omega is equal to minus 180 डिग्री। ये वही है, इसकी डेफिनेशन वैसी ही है जैसे कि बॉडी प्लॉट में अवेलेबल थी। तो इन पोलर प्लॉट वी हैव टू फाइंड सच अ पॉइंट ऑन प्लॉट हुज एंगल इज माइनस 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि जो माइनस 180 डिग्री लाइन पर जहां पर पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट करेगा माइनस सिग्मा वाले सेक्शन को या रियल सेक्शन को, ठीक है, तो वहां पर जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम ओमेगा पीसी कहेंगे। तो दैट इज अ पॉइंट ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी क्या होगी, द पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स नेगेटिव रियल एक्सिस। तो हम देख सकते हैं यहां पर दिस इज द नेगेटिव रियल एक्सिस ऑफ माइनस 180 डिग्रीज। तो जहां पर पोलर प्लॉट इस लाइन को इंटरसेक्ट करे तो वी हैव अ पॉइंट Q here, okay, because this is intersecting here on the negative real axis. So this means here we have omega pc, means our system's phase crossover frequency. So angle of g of j omega h of j is equal to minus 180 and omega is equal to omega pc. So point Q is our here is the omega pc. The point, this point 1, because this is 1 magnitude of 1 and angle of minus 180 degree, ठीक है, is nothing but a point minus 1 plus j0। हम कह सकते हैं कि ये minus 1 plus j0 on the negative real axis and called critical point in polar and Nyquist plot analysis। तो इसको हम पोलर प्लॉट में और फर्दर जो बाद में हम देखेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट एनालिसिस, उसमें इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहां पर इस सर्कल में पोलर प्लॉट में ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी क्यों है। तो हम ये देख रहे हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 से जब फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है और पोलर प्लॉटिंग स्टार्ट होती है तो यूनिट सर्कल के बिल्कुल स्टार्ट में ही पॉइंट पी आता है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ इससे बाहर नहीं है लेकिन ये इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल यूनिट सर्कल के करीब है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर मूव करते हैं और हमारा जो क्यू पॉइंट है जो ओमेगा पीसी है ये यूनिट सर्कल के अंदर है। दिस इज द इनसाइड ऑफ यूनिट सर्कल। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा पीसी जो है वो ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू दी ओमेगा जीसी। तो यहां देखें ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी। अब इधर आए इस पोलर प्लॉट वाली साइड पे, तो हम जब ओमेगा से 0 से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते करते यहां पहुंचते हैं तो क्यू जो है ओमेगा पीसी हमारे इस यूनिट सर्कल से भी बाहर चला गया है, ठीक है। और इसका मतलब है कि हमारे स्टेबिलिटी मार्जिन से आउटसाइड निकल चुका है और ओमेगा जीसी जो है वो यूनिट सर्कल की लाइन पर है। तो यहां पर ओमेगा पीसी जो है वो लोअर होगी ओमेगा जीसी से, या हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी। अब देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी हाउ टू कैलकुलेट दी गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। सो फर्स्ट गेन मार्जिन फ्रॉम पोलर प्लॉट से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग to definition of gain margin, it is margin in gain that can be introduced in the system till system reaches on the verge of instability. This is the same definition as we have studied in the body plot। और इसकी आसान लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है, how much gain can be increased without disturbing the stability of the system। कि कहां तक हम अपने सिस्टम की गेन को इंक्रीज कर सकते हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि गेन को इंक्रीज करने की भी एक लिमिट है। अगर बहुत ज्यादा गेन बढ़ाएंगे तो सिस्टम में डिस्टर्बेंस और अनस्टेबिलिटी आने का चांसेस है। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 अपॉन जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। फॉर द गेन मार्जिन वी हैव टू यूज ओमेगा पी सी एंड फॉर द फेज मार्जिन वी हैव टू यूज ओमेगा जी सी।
सो ओमेगा पीसी वी हैव इज फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि फेज ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा बिकम्स -180 डिग्रीज। अब हम पोलर प्लॉट में गेन मार्जिन को किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं। इन पोलर प्लॉट a magnitude of frequency response transfer function at omega is equal to omega pc is nothing but log of OQ। so O जो है हम यहां गौर से देखें, so this is nothing but a origin here and Q is the intersection of polar plot with negative real axis। so this means OQ हम इसको interchangeably ले सकते हैं, means OQ दोनों साइड्स पे, ठीक है। सो लॉगरिथम ऑफ OQ और Q जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट है विद नेगेटिव रियल एक्सिस, और Q जो है हमें ये भी पता है कि ये वो पॉइंट है जो करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी है। तो गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1, हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन दिस पोजीशन को हम कह सकते हैं कि लॉग ऑफ OQ। तो अब हम इसको कन्वर्जन ले आते हैं लॉग में, तो गेन मार्जिन इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ 10। अब यहां पर हमने इस नोटेशन को हटा दिया है, तो 1 अपॉन OQ का मैग्नीट्यूड dB, अब ये dB में वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर हम इसको dB में निकालना चाहें। सो गेन मार्जिन हम ये कह सकते हैं कि दिस पोर्शन इज अवर दिस पोर्शन। सो गेन मार्जिन इज इक्वल टू, जब OQ को के मैग्नीट्यूड को न्यूमरेटर वाली साइड पे लेके जाएंगे, तो गेन मार्जिन इज इक्वल टू -20 लॉग ऑफ दिस होल इक्वेशन एंड दिस इज द वैल्यू इन dB, ठीक है। तो ये गेन मार्जिन अब यहां पर हम dB वैल्यू में कैलकुलेट कर सकेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फेज मार्जिन ऑफ द पोलर प्लॉट। The amount of additional phase lag which can be introduced in the system till system reaches on the verge of instability, ठीक है, जो additional phase lag आएगा सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसकी वजह से ऐसा ना हो कि सिस्टम जो है वो वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी पे पहुंच जाए, इसको हम कहेंगे फेज मार्जिन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फेज मार्जिन इज इक्वल टू एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू दी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी, ठीक है। यहां पर जब फेज मार्जिन निकालेंगे तो हमें गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को अपनी ओमेगा डिक्लेयर करना होगा, और हमें पता है कि फेज मार्जिन निकालने के लिए हमारे पास -180 डिग्री एंगल को हम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला माइनस इंटू -180 डिग्री, सो फेज मार्जिन फार्मूला हेयर, फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा with respect to the corresponding frequency of omega gc। So now point P is the point on polar plot corresponding to omega is equal to omega gc obtained by drawing unit radius circle। So if phi is the angle of point P corresponding to omega is equal to omega gc, the phase margin can be calculated। तो फेज मार्जिन और गेन मार्जिन की जो डिटर्मिनेशन है वो हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली में अब फेज मार्जिन हम किस तरीके से निकाल पाएंगे, और हमें अंदाजा हो पाएगा कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे इफेक्ट करेगी विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंट ओमेगा पीसी एंड ओमेगा जीसी। सो गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन की अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन के हवाले से। सो फर्स्ट इन पोलर प्लॉट कंसीडर दिस फिगर 1। हम पहले इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। एज ओमेगा वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, हम देख रहे हैं कि ओमेगा जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0 टू इज इंफिनिटी। एट पॉइंट P, अगर हम ये कहते हैं कि एट पॉइंट P अकर्स फर्स्ट, पहले पॉइंट P अगर अकर करता है या आ जाता है, एंड देन एट पॉइंट Q अकर्स, यूनिट सर्कल पर लगाने के बाद अगर पहले पॉइंट P आ जाता है और उसके बाद फिर पॉइंट Q आता है, तो इसका मतलब है कि जैसे कि हम पहली स्लाइड में देख चुके हैं कि ओमेगा जीसी जो है वो लोअर होगा विद रिस्पेक्ट टू दी ओमेगा पीसी, या हम ये कह सकते हैं
कि ओमेगा पीसी जो है वो ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू दी ओमेगा जीसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस polar plot shows a stable behavior of the system according to this situation when omega gc is lower than omega pc। तो याद रखेंगे कि सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा और गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन जो है वो पॉजिटिव होंगे, दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि जो गेन मार्जिन है वो फेज मार्जिन जो है वो हम यहां से यहां पर तक निकाल सक रहे हैं। दिस इज अवर फेज मार्जिन, दिस पॉइंट, ठीक है, जो यहां पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है फ्रॉम 0 टू फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट तक दिस इज व्हाट वी हैव अ फेज मार्जिन दैट इज पॉजिटिव एंड द एंगल ऑफ g of j omega h of j omega इज दिस वन, ठीक है, फ्रॉम दिस, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा दिस लाइन और यहां तक आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंगल ऑफ g of j omega h of j omega at omega is equal to gc। ये देखें, at omega is equal to gc at this point। अब नेक्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं। पोलर प्लॉट इन सेकंड फिगर एज वी मूव फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो हम यहां से मूव करते हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। द पॉइंट q corresponding to omega pc occurs first। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट q है और ये फ्रीक्वेंसी पीसी पर है, ओमेगा पीसी पर है, ये पहले अकर हो जाता है और पॉइंट पी जो है ये बाद में अकर होता है, दिस पॉइंट पी करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा जीसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ओमेगा जीसी जो है वो ग्रेटर हो गया है ओमेगा पीसी से और ओमेगा पीसी लोअर हो गई है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी ओमेगा जीसी। इन दिस कंडीशन व्हेन वी हैव ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा फेज मार्जिन होगा वो नेगेटिव होगा और उसका एंगल भी बढ़ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज द फेज मार्जिन और दिस इज नेगेटिव फेज मार्जिन। सो ड्यू टू दिस नेगेटिव फेज मार्जिन द सिस्टम इज अनस्टेबल एंड द एंगल इज इंक्रीज फ्रॉम this to this। so this is angle of g of j omega h of j omega with respect to the omega gc। and the third case is when gain margin and phase margin are zero। कि जब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जीरो हो जाएं मींस पॉइंट p एंड q, p और q कंसाइड्स कर जाएं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, और वो किस पॉइंट पर कंसाइड्स करें, एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ -1 प्लस j0 पे, ठीक है। सो व्हेन पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट नेगेटिव रियल एक्सिस एट अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ -1 प्लस j0 दिस मींस द सिस्टम इज कॉल्ड marginally stable in nature। so now we have three conditions, one is a stable one, second one is unstable one and the third one is, ठीक है, marginally stable या critically stable। अब देख लेते हैं कि पोलर प्लॉट के क्या नुकसानात हैं जिसकी वजह से नाइक्वेस्ट प्लॉट को प्रेफर किया जाता है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पोलर प्लॉट को हम बिल्कुल ही भूल जाएं, क्योंकि पोलर प्लॉट के जो कंसेप्ट्स हैं वही हमारे नाइक्वेस्ट प्लॉट के लिए इस्तेमाल होंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस j0 इज आउटसाइड द पोलर प्लॉट फॉर स्टेबल सिस्टम, ठीक है, और व्हेन इट इज इनसाइड द प्लॉट फॉर अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, कि क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस j0 इज आउटसाइड हो, जब ये पॉइंट आउटसाइड हो और जो पोलर प्लॉट है वो इसके इनसाइड हो, मतलब यूनिट सर्कल के अंदर हो, तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन अगर पोलर प्लॉट जो है वो इस क्रिटिकल पॉइंट से आउटसाइड हो जाए तो इसका मतलब है दैट इज द अनस्टेबल सिस्टम और इसको हम कहते हैं इनक्लोजमेंट। दिस इज कॉल्ड इनक्लोजमेंट। इफ critical point is enclosed by polar plot system is unstable and if it is not enclosed it is stable in nature। अब एक बात नोट कर लेते हैं कि थ्रू गेन मार्जिन फेज मार्जिन आर सिंपल कॉन्सेप्ट्स टू बी अप्लाइड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी इन केस ऑफ पोलर प्लॉट्स एज शोन इन फिगर। अगर हम इस तरह की फिगर की बात करें जिसमें जो पोलर प्लॉट है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट to determine gain margin, phase margin and stability. Due to this
पोलर प्लॉट नेचर, ठीक है। इस पोलर प्लॉट नेचर की वजह से ये काफी मुश्किल होगा कि गेन मार्जिन, फेज मार्जिन और स्टेबिलिटी को कंप्यूट किया जाए। इस तरह के सिस्टम्स को हम कंडीशनली स्टेबल सिस्टम कह सकते हैं, एंड इट इज डिफिकल्ट टू जज इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम द पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट से इस तरह की सिस्टम की स्टेबिलिटी को निकालना काफी मुश्किल है, क्रिटिकल है। तो इसके लिए Nyquist plot plays an important role in stability analysis of such systems. Nyquist plot provides more clear answer about the stability, hence in practice Nyquist criterion is used for stability analysis and not the polar plot. But as polar plot is the base of Nyquist plot, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ज़हन में आएगा कि अगर पोलर प्लॉट यूज करना ही नहीं है तो फिर Nyquist प्लॉट ही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पोलर प्लॉट इज द बेस ऑफ Nyquist प्लॉट। द डिस्कशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, इंटरसेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट विद नेगेटिव रियल एक्सिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर Nyquist प्लॉट। तो इसका मतलब है जो बातें हम पोलर प्लॉट में देख चुके हैं वो सारी बातें अप्लाई होंगी Nyquist प्लॉट पर विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रूल्स। ये एज इट इज होंगी, और इनके अलावा स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए डिफरेंट रूल्स होंगे Nyquist प्लॉट के, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को हर बात समझ आ गई होगी। तो टिल नाउ, थैंक यू।